गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर में, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब ये क्या चीज है, ये भी हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में कवर अप कर लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने दो अलग अलग सेट्स के अंदर हमने किया हुआ था, यानी हमने ए क्रॉस बी ये हमने एक्चुअली पढ़ लिया है। यानी अगर मान लो हमारे पास में कोई भी एक सेट है, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर लूँ, यानी 1 2 3 और 4 भी डाल देते हैं यहाँ पर। एंड अगर मान लो मेरे पास में कोई सेट बी है ऐसा, यानी अगर मैं इसको रखूँ सी एंड डी, दो एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए सेट बी के, चार एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए सेट ए के। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर लूँ बच्चों, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है वो इस सेट के हर एक एलिमेंट से कंबाइन होने वाला है। वी आर गोइंग टू एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ सेट बी। तो अगर मुझे इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना हो तो वो कैसे होगा, लेट्स आल्सो राइट दिस डाउन। यानी ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, यानी ए के साथ में हम सी को एसोसिएट करेंगे, ए सी, देन यहां पर ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी 1 के साथ में सी हो गया, 1 के साथ में डी भी आएगा, देन 2 के साथ में भी होगा 2c, द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 2c, देन इट इज गोइंग टू बी 2d, फिर यहां पर 3c, फिर यहां पर 3d, ये सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे विथ ऑल्सो विथ 4, तो यहां पर 4c एंड 4d की भी हम लोग एक सेट रखेंगे, यानी एक एलिमेंट 4d भी आएगा इसके अंदर। सो बेसिकली हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। दोनों का एसोसिएशन रहेगा, हर एक एलिमेंट सेट ए का, हर एक एलिमेंट सेट बी का, सबके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमने ये समझा, अगर मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं इसको बहुत सिंपल कर दूं, यहां पर एक जनरल फॉर्म में अगर हम समझा, इसके अंदर मान लो हमने m एलिमेंट्स रख दिए, m एलिमेंट्स, और इसके अंदर मान लो हमने रख दिए एज n एलिमेंट्स। हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर n थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर m थे। तो अगर हमने ये समझा कि यहां पर m है, यहां पर n है, अगर यहां पे अगर मैं चेक करूं तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है हमारे पास में, यहां पे 2 एलिमेंट्स है हमारे पास में, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है हमारे, उसमें कितने एलिमेंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मेरे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूं, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बहुत ही आसानी तरीके से क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे पास में m एलिमेंट्स हैं, यहां पर मेरे पास में n एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसको mn लिख सकता हूं स्ट्रेट अवे। यानी यहां पर अगर 4 एलिमेंट्स हैं, यहां पे 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पे, तो 4 2 इज गोइंग टू गिव मी 8। तो यहां पे सब मिला के मेरे पास में कितने एलिमेंट्स बने, 8 एलिमेंट्स बने। सो यहां पर वी कैन ऑल्सो डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं, जैसे अगर मान लो हमने यहां पर b क्रॉस a लिख दिया, तब भी सेम ही आने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b विथ a, यानी c1, यहां पर हमारे पास में c1 बन जाएगा, फिर c2 बन जाएगा हमारे पास में, c2 बन जाएगा, देन c3 आ जाएगा हमारे पास में, देन c4 भी आ जाएगा। हमने क्या किया, ये एलिमेंट के हर एक के साथ में एसोसिएट कर लिया। देन डी के लिए भी सेम होगा, d1 d2 d3 d4, इसको भी लिख लेते हैं, d1 d2 d3 एंड d4। यहां पर भी अगर मैं चेक करूं, c1 है क्या, c1 है, उल्टा लिख दिया, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं c1 इज सेम एज 1c, देन c2 भी हमारे पास में है, या फिर 2c लिखा हुआ है हमारे पास में, c3 भी हमारे पास में है, c4 भी हमारे पास में है। तो अगर मैं चेक करूं, सारे के सारे एलिमेंट्स तो सेम ही है हमारे पास में, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर मैं रिवर्स में भी लिखूं, a क्रॉस b विल बी सेम एज b क्रॉस a, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या समझा, वी आर गोइंग टू नाउ मेक, सबकी जोड़ियां बनानी है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 की बात करें हम। नेक्स्ट इज रिलेशंस। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। रिलेशंस क्या है? रिलेशंस और कुछ नहीं है बच्चों, ये भी एक सेट ही है, या फिर इसको मोर स्पेसिफिकली अगर हमने समझा या मोर डिस्टिंक्टली हमने अगर मैं इसको बताऊं, ये सबसेट्स होने वाले हैं। तो रिलेशंस जो होते हैं वो सबसेट है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से लिख दूं तो दीज आर सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास में कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका अगर मैंने सबसेट बना लिया तो वो बन जाएगा हमारे लिए रिलेशन का एग्जाम्पल। जैसे अगर मान लो हमारे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ताकि समझने में आसान हो जाएगा। मैं फिर से एक सेट बना लेता हूं, मान लो जैसे सेट ए, और इसमें ज्यादा एलिमेंट्स नहीं रखते हैं, इसमें 1 और 2 ही रखते हैं। एंड अगर मान लो हमारे पास में सेट बी है, इसमें एक ही रखते हैं, बस मान लो सी है। तो इफ आई नाउ राइट डाउन व्हाट इज गोइंग टू बी ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमने कर लिया इसका, यानी ये क्या बन गया था, every set of set A will now be associated with every element of set B, यानी 1C, पहला एलिमेंट 1C बना, फिर दूसरा एलिमेंट 2C बन गया। नाउ वी ऑल्सो नो इसमें 2 ही एलिमेंट्स है, इसमें एक ही एलिमेंट्स है। तो हमको ये भी पता है कि भाई अगर मैंने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जान लिए तो 2 into 1 is going to give me 2, यानी 2 into 1 is going to give me 2। जनरल फॉर्म हमारे पास में ऑलरेडी है, हमने बना लिया है। अब अगर मैं इसी सेट का रिलेशंस बनाने चलूं, यानी रिलेशंस की एग्जांपल का अगर हमने कर लिया, यानी रिलेशंस क्या है, इसी के मैं सबसेट्स बनाऊंगा। यानी वो कैसे बनेंगे, जैसे अगर मान लो हमारे पास में R1 की बात करें, मैं फर्स्ट रिलेशन, अब इसके सबसेट्स बनाने हैं बच्चों हमको। इसके सबसेट में कौन सा आएगा, सबसे पहले तो नल सेट आ जाएगा, यानी अगर कुछ भी नहीं है वो भी एक सबसेट होता है, यानी कुछ नहीं होना भी एक सबसेट है इसका। देन दूसरा, अगर मान लो रिलेशन, सेकेंड रिलेशन 1C, माय थर्ड रिलेशन विल बी 2C, एंड सब कुछ होना, यानी R4 विल बी माय बोथ एलिमेंट्स 1C एंड 2C, यानी कुछ नहीं होना, ये भी एक आ गया, ये भी एक आ गया, और दोनों भी हमने डाल दिए। व्हाट आई कैन से, नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 रिलेशंस हो गए। कैन आई राइट अ जनरल फॉर्मूला नाउ? तो एक जनरल फॉर्मूला भी बन के आया, एक जनरल तरीके से आई कैन राइट डाउन जनरल फॉर्मूला। तो अगर मेरे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आई कैन ऑल्सो नो द नंबर ऑफ रिलेशंस, उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 raised to mn। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये 2 है, अभी m क्या था, मान लो मेरे पास में यहां पर m एलिमेंट्स है, यहां पर m एलिमेंट्स है, और यहां पर मान लो n एलिमेंट्स है। तो अब यहां पर मेरे को मालूम है m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 raised to, यहां पर क्या है 2 into 1, that is 2 square, that is going to give me 4। तो एक जनरल इक्वेशन भी बनाया गया है, एक जनरल फॉर्मूला भी बनाया गया है, where we can find out what is going to be the number of relations also। तो सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको पता है क्या है, हमको एसोसिएट करना है हर एक एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी एसोसिएटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और इसी के हमने सबसेट्स बना लिए, उन सबसेट्स को हम बोलते हैं रिलेशंस। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड टुडे। आज कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एंड द फर्स्ट टॉपिक विच यू गोइंग टू डिस्कस टुडे इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है बच्चों। क्या है रिलेशंस? जो भी हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बना था, the subset of the Cartesian product is called as relations। Cartesian products क्या थे? We had associated all the elements of set A with all the elements of set B,
और इसी के सबसेट्स बने थे which was called as relations. तो subsets of the Cartesian products was called as relations. ये सब हमने एक्चुअली पिछले वीडियोस के अंदर कवर कर लिया है बच्चों. What we are going to understand today is types of relations. The first thing what we are going to understand is relation in A. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं बहुत शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों. That is subset of A क्रॉस A. इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा अगर हमने इसको डिटेल में समझा, अगर मान लो हमारे पास में कोई एक सेट A है विच इज नथिंग बट A B C, और एक और सेट है मान लो विच इज द सेम सेट. अगर मैं सेम सेट बनाऊं यहां पर अगेन A B C. नाउ आई ऑलरेडी नो दिस कि अगर मान लो हमने इसको एसोसिएट किया, हमने नंबर ऑफ A क्रॉस A यानी नंबर ऑफ Cartesian product हमने find out कर लिए. We already know this now. I only have to multiply the number of elements in set A multiplied by number of elements in set B. यानी हमारे पास में क्या बन जाएगा? यहाँ पर मेरे पास में 3 है, यहाँ पर भी मेरे पास में 3 है. मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकता हूँ which is 3 square and I would get the value as 9. तो मेरे पास में कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन गए? 9 बन गए हमारे पास में. नाउ अगर मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, यानी मैंने रिलेशंस की बात की, नंबर ऑफ रिलेशंस इन A क्रॉस A, ये हमने लिखने की कोशिश की. हमने कल एक जनरल फॉर्मूला बनाया था बच्चों 2⁴mn, यानी 2⁴, यहां पर m एलिमेंट्स थे, यहां पर मेरे पास में n एलिमेंट्स थे. तो यहां पे कितने हो जाएंगे? यहां पर मेरे पास में m भी 3 है और n भी 3 है. आई कैन राइट लाइक दिस एज 3 स्क्वायर व्हिच इज गोइंग टू गिव मी 2⁹ ओके. अगर मैं जनरल केस की बात करूं, इन जनरल आई कैन हैव सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं रिलेशन इन A के लिए. क्या हो जाएगा? इन जनरल आई कैन राइट दिस एज, अगर मान लो हमारे पास में इफ n ऑफ A, मान लो कि हमारे पास में n एलिमेंट्स हैं, यानी यहां पर भी n एलिमेंट्स है, यहां पर भी n एलिमेंट्स है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A. अब यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? यहां पे 3 था पहले, तो हम लोग इसको n इंटू n लिख लेंगे. दैट इज गोइंग टू गिव मी n स्क्वायर. तो आई विल हैव द नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एज n स्क्वायर and I can also have number of relations. Number of relations in A क्रॉस A. ये कितने हो जाएंगे? मेरे पास में 2⁴n स्क्वायर. तो सबसे पहला वाला हमने समझा व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर. सबसे पहला रिलेशन इन A की बात की हमने. ये सबसेट ऑफ A क्रॉस A बन जाता बच्चों. मेरे पास में A वाला सेट ये वाला है, यही वाला A सेट ये भी रहेगा. इसके मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन गए हमारे पास में. नंबर विल बिकम 3 स्क्वायर. इसके जितने भी एलिमेंट्स है, इसके जितने भी एलिमेंट्स है, हमने बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया. एंड आई कैन हैव द रिलेशनशिप ऑल्सो, यानी कितने रिलेशंस हैं इन A क्रॉस A विल बी 2⁵, ये वाला जो था मेरे पास में n स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर, यहाँ पे 2⁹ बन गया. एंड इन जनरल आई हैव गॉट ऑल्सो अ जनरल फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन इन A. ओके स्टूडेंट्स, गोइंग अहेड, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग समझते हैं. एंड नेक्स्ट टाइप इज एम्प्टी और void relation. एम्प्टी और void relation क्या है ये समझ जाते बच्चों. एम्प्टी वी ऑलरेडी नो दिस नाउ. एम्प्टी क्या होता है? उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होने वाला है. तो अगर मान लो हमारे पास में कोई एक ऐसा सेट है विच इज मान लो सेट A, और उसके कोई भी एलिमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू द गिवन रिलेशन. इसको अपन लिखते भी हैं. लेट मी ट्राई एंड formulate this कि बाबा ये है क्या चीज. if no element of set A, if no element of set A is related to any element of set A, यानी कोई भी element of set A has got no relationship
with any other element of set A, तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर मान लो इसको हम लोग ने सिंबॉलिकली भी लिखा तो ऐसा रहेगा R will be equal to a null set phi, और R क्या होता है, R is nothing but a subset of A cross A। मतलब क्या है इसका, if no element of set A is related to any element of set A। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, ये अपने वजह समझ में नहीं आएगा। मान लो अगर हमने एक सेट A बनाया, इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। एक सेट A है मान लो हमारे पास में A, अगर मैं ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिखूँ 1 2 3 8 10, मान लो हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिख दिए और मैंने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया, R is a relation given by अगर मान लो ऐसा कोई है R, अगर हमारे पास में A और B है, ठीक है, A और B की बात की हमने, और A माइनस B इज इक्वल टू 4, A माइनस B इज इक्वल टू 4, और A एंड B बिलोंग टू सेट A ओनली। यानी मैं कोई भी दो एलिमेंट्स ले लूंगा इसके अंदर से, एंड इफ आई अप्लाई दिस रूल, यानी अगर मैंने मान लो 1 माइनस 2 कर लिया, 1 माइनस 2 इज गोइंग टू गिव मी -1, 2 माइनस 3 कर लिया अगेन -1, 3 माइनस 8 कर लिया अगेन -5 हो जाएगा। कि यहाँ पर अगर मैंने 8 माइनस 10 भी कर लिया तो भी वो -2 होने वाला है। सो अगर हमने ये चेक किया, ये रिलेशनशिप जो है वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। इवन इफ आई कंसिडर एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट, मुझे कभी भी आंसर मेरा +4 नहीं आने वाला है। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज, आई कैन राइट R इज गोइंग टू बी अ नल सेट। मेरे पास में कोई एक भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं आएगा वेयर आई कैन जस्टिफाई दिस रिलेशन। हेंस हम लोग उसको बोलते हैं एम्प्टी और वॉइड, यानी ये नहीं होने वाला, कोई भी एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनी ऑफ द एलिमेंट्स। एनी ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइड। तो एम्प्टी और वॉइड रिलेशन का मतलब ही ये होता, देयर इज बीइंग गोइंग टू बी अ नल सेट फॉर R। R इज गोइंग टू बी अ नल सेट। ओके, अब इसी का अगर हमने उल्टा कर लिया, इसी को अगर हमने समझ लिया कि अगर मान लो यहां पर तो मेरे पास में फाई है, अगर मैंने नेक्स्ट, सो गोइंग अहेड, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ यूनिवर्सल रिलेशन क्या है ये भी समझ जाते हैं। अब ये एग्जैक्टली इसी का उल्टा है कि बाबा यहां पर मेरे पास में एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा था, यानी क्या था, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए वाज रिलेटेड टू एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहां पर क्या होने वाला, यहां पर इसका बैंग ऑपोजिट होने वाला है, इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। वी आर गोइंग टू गेट एवरी एलिमेंट, इसको अगर मैंने उल्टा लिख दिया, इसका ऑपोजिट कर लिया, इफ नो एलिमेंट को हमने लिखा इफ every element of set A is related to every element of set A, यानी it is going to become a universal relation। इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, जैसे if every element, ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा बच्चों, if every element of set A is related to every element of set A, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R जो है यहां पर पूरा के पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने वाला है। तो R is going to become R cross R। इसको एक एग्जाम्पल से समझते बच्चों, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हमने कंसिडर किया कि अगर मान लो हमारे पास में सेट A है, एक सेट A ऐसा बना लेते हैं हम लोग, और अगर मान लो हमने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4, एंड इफ आई डिफाइन अ रिलेशन, अगर मान लो हमने एक रिलेशन ऐसा बना लिया वेयर आई विल हैव टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स है हमारे पास में, बोथ बिलोंग टू सेट ए, और अगर मान लो हमने ऐसा कर लिया कि एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये जो दो मॉडुलस के साइन है, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हैज टू बिगर देन और इक्वल टू 0, यानी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी शुड बी बिगर देन और इक्वल टू 0, यानी ये 0 से बड़े होंगे, नेगेटिव कभी नहीं आने वाला। वैसे भी मॉडुलस है हमारे पास में, अगर मैंने ऐसा भी लिखा 1 - 2, 1 - 2 इज गोइंग टू गिव मी -1,
अब -1 का जब मॉड्यूलस लेंगे बच्चों हम लोग, ये जब बाहर निकल के आएगा तो +1 बन जाएगा, विच विल डेफिनेटली बी बिगर देन 0। तो यहां पर अगर मैंने कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, 2 - 3, 2 - 4, 1 - 3, मॉड्यूलस जैसे ही हमने अप्लाई किया, मॉड्यूलस साइन को जैसे ही हम लोग निकाल देंगे, that term is automatically going to become a positive term, यानी ये सब के लिए applicable होगा, hence it is called as universal, which is every element of set A is related to every element of set A। यानी एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे हम, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए हमने, A and B belonging to A, कोई भी दो एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए, these two elements are going to fulfill this equation, hence it is called as universal relation। Okay students, going ahead, types of relations में हम लोग आगे बढ़ते हैं। The next type, जो फोर्थ वाला बनेगा हमारे पास में, the next type is identity relation। अभी आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है बच्चों? जैसे हम लोग बहुत बार ये भी we usually keep on struggling with our identity also, कि यार मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। हज़ारों सवाल आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं बच्चों बहुत जल्दी। तो lot of people also struggle with their identity crisis। 12th स्टैंडर्ड के बाद में lot of people are going to struggle कि मैं क्या करूँ, जो फील्ड में चूज करने वाला हूँ, जो करियर में चूज करने वाला हूँ, इज इट गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर मी, वो सही रहेगा मेरे लिए, क्या मैं खुद से इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मेरी एक पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से मेरा करियर जाता है क्या? लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूज इन ऑल दिस। ये सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है, आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत लोगों को होते हैं। यानी अगर मैं खुद से ही रिलेशन बनाऊं, जैसा मैं अंदर से हूं वैसा ही मैंने करियर चूज कर लिया, हम जब अपने आप को अपने आप से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी मैं अंदर से बाहर से आई एम इन टैंडम विथ ईच अदर, मुझे कोई फेक चेहरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं जैसा अंदर से हूं वैसा ही बाहर से रहूंगा। दैट इज अ टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई विथ माई सेल्फ कंप्लीटली। मतलब इसको अगर हमने मैथमेटिक्स की भाषा में लिखा, इफ ईच एलिमेंट of set A is related to itself only and is denoted by, इसका एक स्पेसिफिक डिनोशन है, denoted by IA। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर मान लो हमने इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझा कि अगर हमारे पास में कोई भी एक सेट ए है, कोई भी एक सेट ए हम कंसिडर करते हैं, मान लो हमारे पास में 1 2 3 है, एंड अगर हमारे पास में आइडेंटिटी रिलेशन क्या होने वाला है, देयरफॉर आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होगा, ये हमारे पास में बन जाएगा आई ए, मान लो उसको हमने आर रखा अभी के लिए, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated with every element of set A by itself। मतलब सिर्फ 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही एलिमेंट्स आने वाले हैं, कभी भी 1 2 1 3 ये नहीं आएगा। यानी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A is related to itself only and is denoted by IA। Going ahead, हम लोग एक नोट लिख लेते हैं बच्चों। NCERT की जो टेक्स्ट बुक है, यहां पर हमारे पास में we have got to also understand NCERT के अंदर हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या बोला गया है, जो एम्प्टी रिलेशंस होते हैं और जो यूनिवर्सल रिलेशंस होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइवियल रिलेशंस। इसको मैं लिख भी देता हूं बच्चों, बोथ empty relations, both empty relation and universal relation are also called as trivial relation। कभी कभी एग्जाम में फाइंड आउट द ट्राइवियल रिलेशन, ये टाइप का क्वेश्चन भी आता है।
तो उस टाइम पे हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि जो एम्प्टी रिलेशन होते हैं, अच्छा एम्प्टी रिलेशन क्या, ये हमको पता है जब हमारे पास में कोई भी रिलेशन के अंदर एक भी जब एलिमेंट नहीं मिलेगा तब एम्प्टी रिलेशन रहेगा। एंड यूनिवर्सल का मतलब भी हमको पता है, व्हेन one formula, one rule, one relation is applicable to all the elements are also called as trivial relation. Going ahead, next relation की बात करते हैं बच्चों, and that is reflexive relation. Reflexive relation. अभी ये क्या है थोड़ा सा समझते हैं बच्चों इसको भी। Reflexive relation क्या है? Let's try and understand this. one of the most important quality what I believe in every individual, यानी हम सब के अंदर ये आदत होनी चाहिए कि we have got to start learning from our mistakes. अगर हमें थोड़ा लाइफ को एनालाइज किया ना बच्चों, लाइफ इज नथिंग बट एवरी टाइम वो आपको कुछ ना कुछ एक सबक सिखाती रहती है। तो एवरी टाइम यू कीप ऑन लर्निंग, एवरी टाइम यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, एंड देन यू आर रेडी फॉर दी life's next lesson. यानी every stage, at every stage life is trying to teach you a lesson. तो we have got to keep on reflecting back कि यार अच्छा ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये साल मैंने क्या क्या सीखा, ये दिन मैंने क्या क्या सीखा, इस महीने मैंने क्या क्या सीखा। I've got to keep on reflecting back. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ ऐसा ही है हमारे पास में कि I also need to reflect back, ये तो है ही, लेकिन आई विल ऑल्सो हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन अदर पीपल्स मिस्टेक। सबसे वाइज बच्चा वो होता है जो अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, लेकिन वो दूसरों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीखता है बच्चों। इफ यू रियली वॉन्ट टू गो अप इन लाइफ, इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव दैट रियली बहुत बड़ा आपको अगर छलांग मारनी है तो आपको दोनों करना होगा। मतलब हमको हमारी गलतियों से भी सीखना है, हमको दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। तो अब इसको अगर हमने सम अप कर लिया इन मैथमेटिक्स, इसका डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। अ रिलेशन इन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। नॉन एम्प्टी सेट, वो तो ए बी कुछ भी हो सकता है, बट नॉन एम्प्टी सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए वो। सेट ए इज सेट टू बी reflexive, is said to be reflexive if AA exist, अगर AA exist करता है for every A belonging to A, for every A belonging to A। क्या है ये? जैसे अगर मान लो, अगर हमने बहुत सिंपल को अगर मैं नोटेशंस में भी डाल दूं, A एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सल, यानी विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल A belonging to A। थोड़ा कुछ समझते हैं बच्चों, यानी यहां पर हमारे पास में AA होना ही चाहिए। यानी अगर मान लो, हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर मान लो A हमारे पास में है, A कोई एक ऐसा सेट है 1 2 3, एंड अगर मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया तो अब क्या होने वाला है? आई नो दिस नाउ, यानी 1 1 1 2 ये हो गया, 1 3 ये भी आ गया, फिर 2 1 2 2 2 3 ये सब भी आ गए, देन 3 1 3 2 3 3, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे पास में। यानी कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 into 3 is 9, ये आपको पता है ऑलरेडी। नाउ तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या है देखा हमने कि भाई नॉन एम्प्टी सेट तो वो होगा ही होगा, AA एग्जिस्ट होना चाहिए। यानी AA का मतलब क्या? 1 1 2 2 3 3, ये आएंगे 2 2 3 3। अब आप ये भी पूछोगे मुझसे कि सर फिर तो आइडेंटिटी में भी ऐसा ही था, 1 1 2 2 3 3, इधर भी 1 1 2 2 3 3, दे बोथ आर लुकिंग द सेम, दे बोथ सीम टू बी सेम।
बट ऐसा है नहीं बच्चों। यहाँ पर इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने बताया भी, हमको अपने आप से भी सीखना है और दूसरों से भी सीखना है, ये तो कंपलसरी है ही, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी आ सकता है। एनी अदर एलिमेंट कैन ऑल्सो कम, यानी यहां पर ये चीज तो कंपलसरी है ही, ये कंपलसरी है, यानी ये आएगा ही आएगा, ये तीन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन यहां पर कुछ और भी आ सकता है। यहां पर इन केस ऑफ आइडेंटिटी में यहां पर सिर्फ वो अपने आप से ही आइडेंटिफाई करेगा 1 1 2 2 3 3, यहां पर 1 1 2 2 3 3 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका होना कंपलसरी है। Such type of a relation is called as reflexive. एक नोट समझते हैं बच्चों कि अभी तो हमको ये समझ में आ गया, आइडेंटिटी के अंदर ये सब चीजें आ रही हैं, रिफ्लेक्सिव के अंदर कुछ और भी आ रहा है। तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि भाई सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सारे के सारे आइडेंटिटी विल बी रिफ्लेक्सिव, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विल नॉट बी एबल टू बिकम आइडेंटिटी रिलेशंस। तो नोट में हम लोग लिखते हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव आ रही है, रिफ्लेक्सिव, बट नॉट vice versa. That is, not every reflexive relation is identity relation RELATI। तो यहां पर हम लोग एक बात समझेंगे बच्चों, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। नॉट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। गोइंग अहेड, नेक्स्ट रिलेशन समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अभी नाम से ही हमको समझ में आ जा रहा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, या रिलेशंस की भी बात कर सकते हैं हम लोग। सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, द वर्ड इटसेल्फ ट्राइज टू आइडेंटिफाई। सिमेट्रिक का मतलब हमको पता है बच्चों क्या है। सिमेट्रिक का मतलब, जैसे अगर मान लो हमारे पास में एक सर्कल की बात करें हम लोग, और सर्कल इज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, उसके n नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं। और स्क्वायर अगेन इज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, मैं कहीं से भी कट करूं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मुझे राइट हैंड साइड पे भी दिखेगा, या मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं, जो राइट हैंड साइड पे है वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिखेगा। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो सिमेट्रिकल रिलेशंस क्या होंगे, इसको अपन थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। अ रिलेशन इन अ नॉन एम्प्टी सेट, ये तो है ही हमारे पास में। A non-empty set is said to be symmetric if only when a relation has AB, ये तो होगा ही होगा हमारे पास में, इसका उल्टा भी रहेगा, एंड इट मस्ट ऑल्सो हैव BA, यानी AB भी रहेगा, उसका उल्टा भी हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए, ओनली देन इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। तो हम लोग कैसा बोल सकते हैं बच्चों इसको, यहां पर अपना थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। देयरफॉर इफ AB एग्जिस्ट, अगर AB एग्जिस्ट करता, देन BA must also exist। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, if then, if AB exist then BA must also exist। कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर मान लो हमारे पास में एक एग्जांपल के तौर पे
हम लोग लिखते हैं, अगर R की बात करें, हम लोग एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करें सिर्फ 1 1 होगा, तो क्या ये सिमेट्रिक है? डेफिनेटली ये सिमेट्रिक होगा, बिकॉज 1 1 तो है ही। आई कैन रीड इट 1 1 और 1 1। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये डेफिनेटली एक सिमेट्रिक रिलेशन है। मान लो अगर हमारे पास में ऐसा हो 1 2 और साथ में ये भी दिया गया हो 2 1, तो 1 2 भी दिया है, 2 1 भी दिया है। इफ 1 2 इज एग्जिस्टिंग देन 2 1 शुड ऑल्सो एग्जिस्ट। तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये भी जा रहा, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसा दे दिया, सिर्फ 1 2 दे दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहां पर मैंने 2 1 लिखा ही नहीं, तो ये क्या होगा? इट विल नॉट बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इफ ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट, दोनों चाहिए, इफ देन। ओके, अब इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, यानी आई कैन ऑल्सो हैव एन ऑल्टरनेट डेफिनेशन। आई कैन ऑल्सो हैव एन ऑल्टरनेट डेफिनेशन। वो कैसा होगा? जैसे अगर मान लो हमारे पास में इफ R is equal to R inverse, R is equal to R inverse, relation is symmetric. If R is equal to R inverse, relation will be symmetric. जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लो हमारे पास में ऐसा अगर मान लो कोई एक रिलेशन है 1 2 2 1, एंड अगर मान लो हमारे पास में एक R इनवर्स, इसका R इनवर्स क्या होगा? R इनवर्स इन सब के उल्टे हो जाएंगे, यानी 2 1 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। तो अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा रिलेशन है 1 2 2 1 देन 2 1 1 2, यहां पर क्या है? ये डेफिनेटली हमारे पास में एक, ये दोनों अगर इक्वल है 1 2 इज सेम एज 2 1, 2 1 is same as 1 2, again both are same। हम लोग क्या लिख सकते हैं? R is equal to R inverse, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? जैसे यहाँ पे दिया गया था 2 1 2 1 भी है, 1 2 1 2 भी है, therefore relation is symmetric। I am hoping you are understanding students। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि अगर मान लो हमारे पास में कोई एक ऐसा एक सेट A है, अगेन 1 2 3 4 कंसिडर करते हैं यहां पर, ठीक है? तो यहां पर मेरे पास में अगर ऐसा रिलेशन दिया गया है कि R ऐसा कुछ है, अगर हमारे पास में A 1 2 2 3 ऐसा दिया गया है, 3 4 ये भी हमको दिया गया है, एंड इफ आई ऑल्सो हैव द रिवर्स ऑफ दिस, यानी अगर मान लो मेरे पास में इसी चीज के अंदर अगर हमको दे दिया गया है, इसी चीज के अंदर अगर हमको दे दिया गया है, यानी अगर मान लो मेरे पास में R इनवर्स अगर मैं फाइंड आउट कर लूं 2 1 3 2 4 3, अगर मेरे पास में ये दोनों एक सेट में अवेलेबल है, जैसे अगर मान लो 1 2 2 3 3 4 2 1 3 2 4 3, ये अगर दोनों एक में अवेलेबल हो, यानी हर एक का उल्टा अगर अवेलेबल है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर एक रिलेशन दिया गया है उसका रिवर्स भी हमारे पास में है, दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स जो है, दोनों एलिमेंट्स एक रिलेशनशिप के अंदर अवेलेबल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिंस R इज इक्वल टू R इनवर्स, दोनों होने चाहिए, रिलेशन विल बी देयरफॉर व्हाट वी कैन से R इज सिमेट्रिक। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, कि अगर मान लो मेरे पास में कोई एक एलिमेंट है, उसका अगर अगर उसका एक रिवर्स भी है हमारे पास में, यानी 1 2 2 1, वो सिमेट्रिक होगा। जैसे यहाँ पर भी 1 2 2 3 3 4 था, इन सब के हमारे पास में उल्टे वाले एलिमेंट्स भी हमारे पास में अवेलेबल थे। तो 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3, द रिलेशन विल बिकम सिमेट्रिक। Okay students, let's go ahead।
कुछ और भी समझते हैं, लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये क्या चीज है, ये भी समझ जाते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो था सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक के बारे में क्या था कि अगर मान लो मेरे पास में ए बी है तो बी ए शुड ऑल्सो बी अवेलेबल। इफ देन की बात की थी। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ देन एंड ओनली, ये एलिमेंट्स पे हम लोग समझेंगे बच्चों क्या है। लेट अस क्विकली राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस और फिर इसको डिटेल में समझते हैं बच्चों क्या है ये। अ रिलेशन in a non-empty set, in a non-empty set A is said to be transitive is said to be transitive। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। if A B and B C exist, only then AC should exist। जैसे अभी ये थोड़ा समझ जाते बच्चों, ये क्या लिखा है हमने, इफ एंड ओनली देन शुड एग्जिस्ट। यानी अगर मान लो मेरे पास में कोई एक सेट है जहां पर ए और बी दिया गया है एंड बी एंड सी, अब ये समझेंगे बच्चों, ए बी तो है ही हमारे पास में, बी सी भी होना चाहिए, देन वी आर गोइंग टू चेक ए सी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ऐसा दिया गया है ओनली देन वी कैन से इट इज ट्रांजिटिव। अगर मान लो सिर्फ ए बी दिया गया है तब भी वो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन अगर मान लो ए बी दिया है साथ में हमको बी सी भी दिया है, देन ए सी शुड ऑल्सो एग्जिस्ट। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों कि अगर मान लो हमारे पास में, अगर मैं सेट ए की बात करूं 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, अगर मान लो हमारे पास में कोई एक रिलेशन ऐसा दिया गया है 1 2 और सिर्फ क्या दिया है 2 3, ऐसा ही दिया गया है मान लो, यानी हमारे पास में क्या है, मेरे पास में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो है, 1 2 आर एसोसिएटेड, 2 3 is also associated, लेकिन 1 3 के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। therefore we can say therefore this is not a transitive relation। अगर मान लो हमको सिर्फ एक ही दिया गया होता तो वो डेफिनेटली ट्रांजिटिव होता, लेकिन अगर मान लो 1 2 दिया है साथ में 2 3 भी दिया है तो 1 3 का होना कंपलसरी है। कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे अगर मान लो ये तो फर्स्ट एग्जांपल था हमारे पास में, दूसरा एग्जांपल भी चेक करते हैं। मान लो अगर हमारे पास में सिर्फ 1 3 दिया होता तो क्या ये ट्रांजिटिव होता? डेफिनेटली होता। दिस वुड बी, दिस इज अ ट्रांजिटिव, दिस इज a transitive relation। बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर एक सिंगल दिया गया है तो वो ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर मान लो ए बी और बी सी दिया गया है, इफ एंड ये अगर दिया गया है ओनली देन ए सी शुड एग्जिस्ट। लेकिन अगर मान लो सिर्फ ए बी दिया गया है या सिर्फ बी सी दिया गया है तो ये दोनों ट्रांजिटिव हो गए इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर मान लो दोनों दिए गए हैं, A is associated with B, B is associated with C, then A and C should also exist। एक और करते हैं, मान लो अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा भी दिया गया है कि अगर हमारे पास में 1 3 ऐसा कुछ हमको दिया गया है एंड 2 4, दो अलग अलग हमको रिलेशंस दिए गए हैं 1 3 2 4, क्या ये ट्रांजिटिव है? डेफिनेटली है। यहां पर दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इंडिपेंडेंटली हमको दे दिए गए हैं तो वो ट्रांजिटिव होते हैं,
क्योंकि हमारे पास में 1 3 दिया गया है। अगर 3 1 दिया जाता तो हम चेक करते कुछ और के साथ में, जैसे अगर मान लो, जैसे अगर मैं लिख भी दूं इसको, सिंस ओनली इफ 1 3 एंड 3 के साथ में कुछ और दिया गया होता, अगर 3 के साथ में कुछ और दिया गया होता एग्जिस्टेड, एंड अगर मान लो 2 4 और ये 2 4 है, 4 के साथ में कुछ और दिया गया होता existed, then we would have checked, then we would have checked the third relation. तो ये क्या है? ये डेफिनेटली एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम ध्यान रखेंगे बच्चों कि इंडिपेंडेंट अगर हमको दे दिया गया है, सिर्फ ए बी दिया गया है, सिर्फ बी सी दिया गया है, ऐसे अगर इंडिपेंडेंट रिलेशन दिए गए तो वो डेफिनेटली ट्रांजिटिव होते हैं। लेकिन अगर 1 2 दिया गया है और साथ में 2 3 है तो 1 3 का होना कंपलसरी है, ओनली देन इट इज ट्रांजिटिव। अदरवाइज इंडिपेंडेंट अगर हमको दिए गए होते, ऐसे इंडिपेंडेंट हमको दिए गए होते तो वो ट्रांजिटिव रिलेशंस होते हैं। I am hoping you are understanding whatever I am trying to teach. Going ahead, let's understand a new topic today, the second part of this chapter. उसका नाम है functions. अब functions क्या है, functions कितने टाइप के होते हैं, ये समझते हैं बच्चों in detail in this part. सबसे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स समझे थे बच्चों। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इफ यू रिमेंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहते कि 2 सेट रहेंगे मेरे पास में ए बी सी, और मान लो यहाँ पर 1 और 2 है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इस तरीके से हमने कुछ किया था। यहाँ पे 2 सेट्स थे तो सबके यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब एसोसिएशन हो गए, सारे एलिमेंट्स बनते, उसको बोला गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड देन इसके सबसेट were called as relations. इसके सबसेट्स were called as relations. और रिलेशंस के अंदर हमने 3 टाइप के रिलेशंस पढ़ लिए अभी तक। दैट वाज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी पढ़ लिया, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी कर लिया था। अब रिलेशंस के सबसेट विल बी कॉल्ड एज फंक्शंस। रिलेशन के सबसेट्स विल बी कॉल्ड एज फंक्शंस। तो यहां पर हमारे पास रिलेशंस बनेगा, उसके सबसेट्स फंक्शंस बनते हैं बच्चों। कौन से वाले रिलेशंस फंक्शंस बनते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। ओके, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, ताकि डायग्राम से हमको समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। मान लो हमारे पास में एक सेट यहां पर है, सेट ए, जहां पर हम लोग यहां पर A1 में रख देता हूं, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक एलिमेंट रख देते हैं, ये एक एलिमेंट A2, यहाँ पर एक एलिमेंट रख देते हैं A3, एंड यहाँ पर भी एक एलिमेंट रखते हैं A4। एंड मान लो हमारे पास में एक और सेट है, सेट B, यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट रखते हैं विच इज़ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 रख देते हैं। एंड इफ नाउ आई एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A with some or the other element of set B, यानी मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एसोसिएशन रखने वाला हूं, यानी सेट A के सारे एलिमेंट्स कोई ना कोई एक एलिमेंट के साथ में यहां पर एसोसिएट होने वाले हैं। जैसे हमने A1 और 2 को एसोसिएट कर दिया, हो सकता है कि हमारे पास में यहां पर A3 और 2 भी एसोसिएट हो जाए, एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव A2 एंड 1, और यहाँ पर मेरे पास में A4 एंड 3 एसोसिएट हो जाए। तो ध्यान रहे बच्चों, व्हेन आई एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट विद द अदर, तो यहाँ पर ऐसे रिलेशंस फंक्शंस कहलाते हैं जब मैं हर एक एलिमेंट को दूसरे के सेट के साथ में एसोसिएट करूंगा। नाउ अब कुछ चीजें हम समझ जाते हैं बच्चों मोर टेक्निकली। यहां पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मान लो अगर हम यहां पर ये एसोसिएशन नहीं होता, A4 वुड नॉट बी एसोसिएटेड विद 3,
तब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों। तो ये प्रोसेस को ना हम लोग मैपिंग भी बुलाते हैं। सो व्हेन आई एम गोइंग टू मैप एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट विद द अदर, तो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को, इस रिलेशन को या इस सबसेट को हम लोग बुलाते हैं एज फंक्शंस। ओके, नाउ थोड़ा सा इसको हम लोग लिख भी लेते हैं बच्चों। दोज relations in which each and every element of set A has an image in set B। इसका मतलब क्या, यहां पर A1 का इमेज 2 बना, A2 का इमेज 1 बना, A3 का भी इमेज 2 बना। ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स कैन हैव द सेम इमेज, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही एलिमेंट के दो इमेजेस बन रहे हैं, यानी A1 विल बी एसोसिएटेड विद 2, और ऐसा कभी नहीं होगा कि A1 विल ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद 3। ऐसा नहीं होता बच्चों, यहां पर हमारे पास में एक एलिमेंट का एक ही इमेज रहेगा। ओके, अब कुछ और टेक्निकल टर्म्स भी समझ जाते हैं बच्चों कि यहां पे जो फर्स्ट सेट होता है, इस फर्स्ट सेट का नाम मोर टेक्निकली इसको हम बुलाते हैं एज डोमेन। इसको डोमेन बुलाया जाता है, और इसको बुलाते हैं हम लोग एज कोडोमेन। इसको कोडोमेन बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं चेक करूं दिस वन, जैसे अगर ये वाला जो है 1 विल बी रिप्रेजेंटिंग द इमेज ऑफ A2, 1 विल बी रिप्रेजेंटिंग द इमेज ऑफ A2, एंड अगर मैं A2 कंसिडर कर रहा हूं, ये प्री इमेज कहलाएगा, प्री इमेज ऑफ 1। Now A2 will be considered as pre-image, 1 will be considered as image। ऐसा हो सकता है बच्चों कि हमारे पास में यहां पर कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए, कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए, यानी 1 2 3 4 के साथ में कोई किसी का भी एसोसिएशन नहीं हुआ हो। यहां पर हो सकता है, यहां पर नहीं। डोमेन के अंदर every element should be associated with some or the other element, यानी यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग होना जरूरी है। ये छूट सकता है यहां पर, एंड ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ में मैपिंग हुआ है, इनको हम रेंज बुलाते हैं, इनको हम रेंज बुलाते हैं। ओके, तो फंक्शंस हमने क्या समझा बच्चों? फंक्शंस हमने समझ में आया कि भाई हमारे पास में एक भी एलिमेंट ऑफ डोमेन छूटता नहीं है टू हैव एन एसोसिएशन विथ कोडोमेन। ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन विल बी एसोसिएटेड विथ सम और द अदर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला वाला हम लोग कंसिडर करेंगे वन फंक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विल बी वन फंक्शन। वन फंक्शन हम लोग इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बुलाते हैं। ओके, अब ये वन नाम से ही हमको समझ में आ रहा है वन का मतलब क्या रहेगा। हमारे पास में यहां पर मान लो वी गॉट वन सेट A, द अदर सेट एज B। हमारे पास में यहां पर क्या होने वाला, यहां पर हर एक एलिमेंट, अगर मैं यहां पर चेक कर रहा हूं A1, A2, A3, and I can have here 1, I can have here 2, I can have here 3, 4 भी आ सकता है। तो if I can associate every element of set A to only a unique element of set B, unique यानी क्या, यहां पर A1 और 1 का मैपिंग हुआ है, तो
तो A2 और 1 का मैपिंग नहीं हो सकता है बच्चों. इट हैज टू बी 1 1. यानी यहां पर A1 1, A2 2, एंड यहां पर अगर मान लो हमारे पास में ऐसा कर लिया हमने, A3 विल गो टुवर्ड्स द एलिमेंट 3. यहां पर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है. ओके, सो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों. वेयर नो two elements, where no two elements in the domain can have the same image in the codomain. We already know ये डोमेन बन जाएगा, ये कोडोमेन बन जाएगा. तो सिर्फ एक का एसोसिएशन होगा, दो एक के साथ में जुड़ नहीं सकते हैं बच्चों. दैट बिकम्स 1 1 फंक्शन. गोइंग अहेड, सेकेंड टाइप इज मैनी वन फंक्शन. अब नाम में ही सब कुछ रखा गया है. देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास में मैनी वन फंक्शन है. जो पहला वाला फंक्शन हमारे पास में था वो क्या था? 1 1, एक के साथ में एक जुड़ा होगा. अब नेक्स्ट क्या है? मैनी वन. यानी क्या? हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन कैन बी एसोसिएटेड विथ वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये ए है मान लो, A1, A2, A3, A4, एंड यहां पर मेरे पास में ये B बन जाएगा. 1 2 3. आई कैन एसोसिएट यहां पर ये भी, यहां पर ये भी, यहां तक कि मैं तीनों एक के साथ में एसोसिएट कर सकता हूं. ऐसे हम लोग 2 के ऊपर आ सकते हैं. ये 2 को यहां रख लेते हैं बच्चों. 2 यहां हो जाएगा, ये 3 बनाते हैं, इसको 4 बना देते हैं. तो आई कैन हैव मैनी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन बीइंग एसोसिएटेड विथ वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. इसको लिख लेते हैं बच्चों. वेयर मैनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन have the same image in the codomain. थर्ड वाला फंक्शन चेक करते हैं बच्चों, which is onto functions. onto function, ये भी इंपॉर्टेंट है. onto functions and 1 1 function are the most important functions here. तो onto को हम लोग बुलाते हैं surjective functions also. इनको surjective भी बुलाते हैं. अब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पर अगर मैंने सेम तरीके से एक सेट बनाया, यहाँ पर भी एक सेट बना लिया. मान लो ये A1, A2, A3, यहाँ पर भी हमने बनाया 1 2 3. अब अगर मैं इनको जोड़ दूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली. आई कैन हैव 1 मैनी ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. यहाँ पर हमको A4 भी रखना होगा. A4. अब ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. दिस हैज टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड. द कोडोमेन हैज टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड. डोमेन में छूटना तो है ही नहीं, डोमेन में कुछ भी नहीं छूटता. यहां पर कोडोमेन में भी कुछ भी नहीं छूटना चाहिए. दिस हैज टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड. ओके, इसको भी लिख लेते हैं. वेयर every element
in the codomain must have a pre-image in the domain. ये ध्यान रहे बच्चों, ऑन टू फंक्शंस के अंदर कोडोमेन इज फुल्ली ऑक्यूपाइड, उसको हम लोग ऑन टू बुलाते हैं या फिर सर्जेक्टिव भी बुलाते हैं। हमने अभी तक 3 टाइप के फंक्शंस कर लिए बच्चों। फर्स्ट वाज इंजेक्टिव, जो हम वन वन भी बुलाते हैं, देन मेनी वन, एंड देन ऑन टू फंक्शंस भी होते हैं। अब आते हैं फोर्थ फंक्शन की ओर। फोर्थ फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन। जैसे ऑन टू फंक्शन था हमारे पास में, अब इनटू फंक्शन भी आएगा। ऑन टू फंक्शन में द कोडोमेन वाज फुल्ली ऑक्यूपाइड, लेकिन यहां पर इट कैन बी पार्टली ऑक्यूपाइड ऑल्सो। जैसे अगर मैं ड्रॉ कर लूं फिर से कि मान लो ये ए है, यहां पर सेट बी बना लिया हमने, यहां पर एलिमेंट्स रखते हैं 1 2 3 4, एंड यहाँ पे रख देते हैं हम लोग मान लो A1 A2 A3, ऐसे हम लोग कुछ रख लेते हैं, एंड देन वी कैन एसोसिएट विद देम। यहाँ पर एसोसिएशन कर लिया, यहाँ पर एसोसिएशन कर लिया, एंड यहाँ पर एसोसिएशन कर लिया हमने। यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया। सो दिस यानी कोडोमेन कैन बी पार्टली ऑक्यूपाइड। कोडोमेन कैन बी पार्टली ऑक्यूपाइड। एक एलिमेंट छूट गया, इसी को बोलते हैं हम लोग इनटू फंक्शंस। हम लोग इसको भी लिख लेते हैं वन या वेयर वन और मोर एलिमेंट इन द कोडोमेन, when one or more element in the codomain might not have a pre-image in the domain, यानी एक एलिमेंट का एसोसिएशन नहीं हुआ, ये पार्टली ऑक्यूपाइड होता है बच्चों। ओके, वन लास्ट, दैट इज 1 1 ऑन टू। अब ध्यान रहे बच्चों, 1 1 का मतलब कि हमारे पास में एक यूनिक इमेज होगा हर एक के लिए, और ऑन टू का मतलब क्या था? फुल्ली ऑक्यूपाइड होना चाहिए हमारे पास में द कोडोमेन। अब इसके एक एग्जाम्पल की तौर पे लिख भी लेते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा सेट, यहाँ पर भी एक सेट A एक सेट B, यहाँ पर हमेशा की तरह A1 A2 A3 एंड 1 2 3 सिंपल कर लेते, ये मैच हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मेरे पास में 1 1 है। 1 1 का मतलब ही ये है कि हर एक के लिए एक ही मेरे पास इमेज रहेगा, कोई दो यहाँ पर नहीं आ सकता। एंड ऑन टू का मतलब क्या? ये फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गया। कोडोमेन वाज फुल्ली ऑक्यूपाइड, एंड डोमेन के अंदर हमारे पास में हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही इमेज मिला। ठीक है, इसको भी लिख लेते, वेयर every element of domain has a unique image in the codomain, and all the elements of codomain has a pre-image in the domain। अब ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, यहां पर मेरे पास में क्या बन जाएगा? 1 1 भी और ऑन टू भी। Such a function is also called as bijective function।
इनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बुलाते हैं बच्चों, जहां पर मेरे पास में 1 1 भी आएगा, मेरे पास में ऑन टू रिलेशंस भी आएंगे। ओके, तो हमने सारे के सारे फंक्शंस खत्म कर लिए। लेट्स क्विकली रिवाइज देम। 1 1 में हमने चेक किया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज गॉट अ यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन। देन केम many one, जहां पर एक से ज्यादा would be mapped, डोमेन के एलिमेंट्स would be mapped to कोडोमेन। ऑन टू के लिए क्या था कि हमारे पास में ये फुल्ली ऑक्यूपाइड रहेगा, कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। एंड लास्ट वाला हमने चेक किया था विच वॉज इनटू के अंदर ये पार्टली ऑक्यूपाइड होता है। एंड देन बाइजेक्टिव फंक्शंस भी था बच्चों, जहां पर हमारे पास में दोनों सेटिस्फाई होते हैं, 1 1 भी ऑन टू भी। Okay, let's begin with composition of functions and invertible functions। क्या है ये समझ जाते बच्चों। composition का मतलब क्या है? अगर मैं लिटरली वर्ड को भी समझने की कोशिश करूं, composition का मतलब होता है literally to mix two functions। यहां पर हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, दो फंक्शंस की बात की जाएगी और उन दोनों फंक्शंस के बीच में कोई रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं क्या, ये हमको चेक करना है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स नए हम लोग आज सीखने वाले हैं बच्चों। सो लेट्स गेट गोइंग, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है सबसे पहले। ओके, मान लो अगर हमारे पास में एक, मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, एक कोई फंक्शन है, एक कोई सेट है रादर, मान लो ये सेट ए है, इसको यहां पर जितने भी टर्म्स आएंगे उसके अंदर उसको हम लोग एक्स कर लेते हैं कंसिडर। नाउ ये फंक्शन बन गया ऑफ अनदर सेट, मान लो वो बी है, यहां पर इसको एफ रख देते, इसका नाम रखते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बोल देंगे इसको। अब हमने क्या समझा कि बाबा ए टू बी एक फंक्शन है हमारे पास में, ए टू बी एक फंक्शन है हमारे पास में यहां पर। अब बी टू सी भी एक होगा, बी टू सी भी एक कंसिडर कर लेते हैं, बी टू सी इसको रखते हैं हम लोग जी। जी इज डिफाइंड एज बी टू सी। मान लो अगर मुझे ये चेक करना है ए टू सी डायरेक्टली क्या होगा, ए टू सी डायरेक्टली क्या होगा, तो वो बन जाता हमारे पास में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इसी चीज को हमने एक एब्रिविएशन के हिसाब से बोला जी ऑफ एफ, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी वो एफ था, फ्रॉम बी टू सी वो जी था, फ्रॉम ए टू सी वो जी ऑफ एफ बन जाएगा बच्चों। ये बन गया ए टू सी रादर। ओके, अब जी ओ एफ को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हियर जी ऑफ एफ इज ऑल्सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी हमने क्या किया, यहां पर हम लोग जी ऑफ एक्स की जगह पर, यानी एक्स की जगह पर हम लोग पूरा फंक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी लेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो सके। अब यही सेम चीज को अगर मैं उल्टी तरीके से ड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा, लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। मान लो अब सेम चीज रखते हैं यहां पर, सेट ए इसको x बनाते हैं, यहां पर सेट b रख लेते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग g ऑफ x। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, g फंक्शन डिफाइन किया। और एक तीसरा वाला सेट यहां पे मैं लिख देता हूं, g विल बी इक्वल टू a टू b। और एक तीसरा वाला हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर c है मान लो वो, ये बन जाएगा f, यानी f will be b to c। and now if I have to define a to c, अगर मेरे को a to c डिफाइन करना है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, FOG मैं बोलूंगा उसको, FOG will be a to c। here FOG will also be f of g of x। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग f of x की जगह पर पूरा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, वो बन जाएगा f of g of x। अब यहां पर हमने g of f और f of g
ये डिफाइन कर लिया, मैं यहां पर लिख लेता हूं f ऑफ g ऑफ x। नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर ओनली इन स्पेशल केसेस दोनों के वैल्यूज सेम होने वाले हैं, या फिर आप 99% केसेस में ये बोल सकते हैं यार g ऑफ f विल नेवर बी इक्वल टू f ऑफ g। ये ऑलवेज होता है ऐसा, दोनों के वैल्यूज कभी नहीं मिलते। यानी अगर मुझे चेक करना है a to c का वैल्यू विच विल बिकम g ऑफ f एंड a to c, यहाँ पर f ऑफ g हो जाएगा। हमने रिवर्स कर दिया था, यहाँ पर ये फंक्शन को g पकड़ा, ये फंक्शन को f पकड़ा। यहाँ पर हमने f कंसिडर किया था, यहाँ पे g कंसिडर किया था। g ऑफ f एंड f ऑफ g ये कभी भी सेम नहीं होते हैं बच्चों। इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द प्रैक्टिकल सम आल्सो, ताकि हमको और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए ये क्या तामझाम किया है हमने इसके बारे में। ओके, गोइंग अहेड, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से व्हाई g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। एक एग्जांपल चेक करते हैं बच्चों। मान लो अगर हमारे पास में सेट A है 1 2 3, इसको हमने डिफाइन कर लिया, इसको मैंने डिफाइन किया टू सेट B। यहां पर f रखते हैं और द फंक्शन विल बी x स्क्वायर। ये सारे टर्म्स जो होते हैं, ये सारे टर्म्स को हम लोग x कंसीडर करते हैं बच्चों। जब x स्क्वायर हो जाएगा तो b के वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे। 1 स्क्वायर विल बी 1, 2 का स्क्वायर विल बी 4, 3 का स्क्वायर विल बी 9। और मैपिंग जो है वो स्ट्रेट मैपिंग हो जाएगी, ज्यादा तामझाम हम नहीं करेंगे। ओके, अब मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूंगा फ्रॉम b टू c, ये c वाला। और हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं एज g, इसको रख लेते मान लो x प्लस 1। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर मेरे पास में जो टर्म्स आए थे b टू c, तो ये x बन गए हमारे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ x विल बी 1, 1 प्लस 1 विल बी 2, 4 प्लस 1 विल बी 5, 9 प्लस 1 विल बी 10। और इनका मैपिंग हो जाएगा, इन तीनों का मैपिंग हो जाएगा। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है फ्रॉम A टू C, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा g ऑफ f। ओके, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस। क्या मुझे ये सारे वैल्यूज यानी 1 2 का मैपिंग हुआ है क्या प्रॉपर्ली, 2 5 का मैपिंग प्रॉपर्ली हुआ है क्या, 3 10 का मैपिंग प्रॉपर्ली हुआ है क्या, ये हमको चेक करना है। इसी डायग्राम के थ्रू इसको क्रॉस चेक करते हैं बच्चों। ओके, अब क्या करें, यहां पर f लिख लेते हैं। सबसे पहले f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड f ऑफ x इज गिवन टू अस एज x स्क्वायर। और हमने कंसिडर किया था g b टू c एंड g ऑफ x हमने पकड़ा था एज x प्लस 1। अब क्या होने वाला है, आई नीड टू फाइंड आउट g ऑफ f, यानी g मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x के जगह पर पूरा फंक्शन विच इज f ऑफ x। अब मेरे पास में यहां पर x के वैल्यूज क्या थे, 1 2 3। अब ध्यान रहे बच्चों, मेरे पास में ये g ऑफ x तो ये था x स्क्वायर प्लस 1। अब जहां पर x है वहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा पूरा मेरा फंक्शन विच इज f ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, मेरे पास में x स्क्वायर और ये 1 तो वैसे के वैसा रह जाएगा। यानी इसको मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये बन जाएगा मेरे पास में x स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया, we substituted g of x in, we substituted f of x rather, we substituted f of x in g of x। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, हमने ये जो वैल्यू था इसको उठा करके यहां पे डाल दिया। यानी x के जगह पर अभी पूरा फंक्शन आ गया, पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या था, x स्क्वायर था। x स्क्वायर को उठा के हमने यहां पे रख दिया, ये प्लस 1 तो वैसे के वैसा आ गया। ओके, अब चेक करते हैं, फॉर x इक्वल टू 1 GOF क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या था, x स्क्वायर प्लस 1। अभी x का वैल्यू 1 था, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर is going to give me 1 only, 1 plus 1 is going to give me 2।
फॉर x इक्वल टू 2 GOF अगेन x स्क्वायर प्लस 1 था, 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 was 5 and when x का वैल्यू 3 था GOF x स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 that is 9 प्लस 1 that is 10। तो अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पर जब x का वैल्यू 1 था मेरे को ऑलरेडी वैल्यू ऑफ c a टू c मुझे क्या मिल गया यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 2 मिला हुआ है, यहाँ पे 2 और 5 की मैपिंग हुई है, 2 और 5 की मैपिंग हुई है, 3 और 10, 3 और 10 की मैपिंग हुई है। Therefore G of F implies 1 2 2 5 एंड 3 10। हमने इसको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है बच्चों। हमने कोई भी दो फंक्शंस कंसिडर किए थे, एक एक्स स्क्वायर था और एक एक्स प्लस 1 था, एंड देन वी एक्चुअली कैलकुलेटेड। हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया, यहाँ पर भी सॉल्व किया टू गेट g ऑफ f। इसी को उल्टा करके चेक करते f ऑफ g क्या निकलेगा। गोइंग अहेड बच्चों, अब चेक कर लेते, इसको रखते हैं एज a ओनली, जो हमारा x बन गया था 1 2 3। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फंक्शन डिफाइन करूँगा जो हमारे लिए g बन जाएगा। अब g क्या था, यहाँ पर मैं फंक्शन वही रहने वाला है x प्लस 1। अब ये x था, 1 प्लस 1 विल बी 2, 2 प्लस 1 विल बी 3, 3 प्लस 1 विल बी 4, एंड इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये वाला सेट B था, ये सेट C रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास में f बना था जो फंक्शन क्या था, फंक्शन वॉज एक्स स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर विल बी 4, 3 का स्क्वायर विल बी 9, 4 का स्क्वायर विल बी 16, और मैपिंग हमारी हुई है 1 2, ऐसा वाला मैपिंग किया है हमने, एंड देन 2 4 3 9 एंड 4 16। तो अगर मेरे को A टू C फाइंड करना है, यानी f ऑफ g फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 4 का मैपिंग होना चाहिए, 2 9 का मैपिंग होना चाहिए, 3 16 का मैपिंग होना चाहिए। इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग सही गए हैं या कुछ गलत किया है हमने। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, f हमारे पास में क्या था, a टू b, f ऑफ x वॉज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g क्या था, b टू c, एंड g ऑफ x वॉज इक्वल टू x प्लस 1। हमको फाइंड करना था f ऑफ g। अब ये क्या बनेगा, f ऑफ हमारे पास में g ऑफ x कैसे आएगा। अब ध्यान रहेगा बच्चों, हमको मुझे g ऑफ x ये टर्म को उल्टा करना पड़ेगा, ये पूरे टर्म को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये पूरे टर्म को हमने x के जगह पर सब्स्टिट्यूट किया था, यानी x के जगह पर एक्स स्क्वायर आ गया था, यहाँ पर x प्लस 1, ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, एंड हमारे पास में x क्या था, यहाँ पर x प्लस 1 बन जाएगा, वो स्क्वायर तो वैसे के वैसा रह जाएगा। लेट्स चेक अगेन। Therefore, for x इक्वल टू 1, f ऑफ g क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर विच इज गोइंग टू गिव मी 4। फर्स्ट तो करेक्ट आ गया, 1 4 वाला। व्हेन x इज इक्वल टू 2, f o g ये क्या बन जाएगा, अगेन x प्लस 1 स्क्वायर, x का वैल्यू 2 प्लस 1 स्क्वायर, 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर विल बिकम 9, ये भी करेक्ट आ गया हमारा। एंड व्हेन x का वैल्यू इज 3, f ऑफ g अगेन x प्लस 1 स्क्वायर, ये 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर विल बी 16, देयरफॉर f ऑफ g विल बी, अगर मैं चेक करूं, 1 4 2 9 एंड 3 16। दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है बच्चों, एक भी टर्म मैच नहीं हो रहा है, विच प्रूव्स therefore हम लोग ये बोल सकते हैं हमेशा f ऑफ g विल नेवर बी इक्वल टू g ऑफ f। f ऑफ g ऑफ f कभी भी सेम नहीं होने वाले हैं बच्चों, एंड आई एम होपिंग हमको ये समझ में आ रहा है। f ऑफ g यानी यहाँ पर अगर मैं ये चेक करूँ, f ऑफ g के अंदर हम करते क्या है,
हम लोग इसका मतलब होता है कि यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x होता है, यानी g ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करना है f ऑफ x के अंदर, और यहाँ पे g ऑफ f यहाँ पे g ऑफ f, इसका मतलब क्या होता है कि हमको f ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करना है g ऑफ x के अंदर। मैं यहां पर भी लिख देता हूं v सब्स्टिट्यूट g ऑफ x इन f ऑफ x। मैंने एरोज के थ्रू भी दिखा दिया है बच्चों। आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यहां पर बच्चों a to b was g, a to b was g and b to c was f। इसका ध्यान रखेंगे बच्चों कि a to b was g and b to c was f। Rest everything remains the same। हमने f of x वही लिखा है x square and g of x वही लिखा है। The entire procedure remains the same। ये ध्यान रखेंगे सिर्फ। Going ahead बच्चों, let's try and understand also how we are going to find out the inverse of a function। अब दो तरीके हैं to find out the inverse। सबसे पहला वाला मेथड 1। अब मेथड 1 के अंदर हम क्या करने वाले हैं? मेथड 1 के अंदर मैं लिखूंगा let f of g of x be equal to x। सबसे पहली चीज हमने क्या किया, जो भी टर्म मुझे दिया गया होगा उसको मैं इक्वेट करूंगा टू x and I would calculate g of x to get the inverse। यहां पर हमने क्या किया, जो भी हमको फंक्शन दिया गया था उसको इक्वेट किया टुवर्ड्स x एंड देन हमने कैलकुलेट किया g of x to get the inverse of f of x। नाउ अब लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड, एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास में f of x दे दिया गया है, विच इज y x minus 3 upon x minus 2, just for the sake of understanding x minus 3 upon x minus 2। अब हम करने वाले क्या हैं, जो भी मेरे पास में f of x रहेगा, जो भी मेरे पास में टर्म रहेगा, यानी मैंने क्या किया, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, therefore f of g of x, मैं यहां पे जहां पर भी x दिख रहा वहां पर मैं g of x डाल दूंगा। g of x minus 3 upon g of x minus 2 और इसको इक्वेट कर दूंगा टू x, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था। जो भी मेरा फंक्शन था उसको मैंने इक्वेट कर दिया टू x। इसका मतलब क्या, जहां पर भी मेरे पास में x था उसको मैंने डाल दिया एज g of x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, ये x के साथ में डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा बच्चों। therefore x into bracket g of x minus 2 is equal to g of x minus 3। now let's multiply inside, ये x अंदर आ जाएगा, x into g of x minus 2x is equal to gx minus 3। now let's get the like terms together। ये g of x को अंदर लेके आते हैं तो x dot g of x minus g of x, ये minus 3, ये minus 2x बाहर आकर plus 2x बन जाएगा। g of x हमने कॉमन ले लिया into bracket x minus 1 is equal to 2x minus 3। therefore g of x will be 2x minus 3 upon x minus 1, जो बना हमारे लिए y equal to x minus 3 upon x minus 2 का inverse। okay, the second method is much more easier। method 2 हम लोग करने वाले क्या हैं, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे express x in terms of y। जो भी हमको दिया गया होगा, जो भी फंक्शन हमको दिया गया होगा उसमें से हम लोग x को एक्सप्रेस करेंगे in terms of y and then interchange x and y। यहां पर हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे x एंड y। इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल की अगर हम बात करो तो अगर मान लो हमारे पास में y इज इक्वल टू, अगर मैंने ln x दे दिया है तो क्या हो जाएगा, अब मुझे x चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो ये ln को मैं यहां पे लिख के आ जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वो यहां पर e रेज टू y विल बी इक्वल टू x। हमने क्या कर दिया, हमने x को लिखा इन टर्म्स ऑफ y,
यहाँ पर x का वैल्यू हो गया, therefore x इज इक्वल टू e रेज टू y। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया था x इन टर्म्स ऑफ y। अब हम, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, वी गॉट टू इंटरचेंज x एंड y। therefore जहां पर मेरे पास में x था वहां पर मैं y लिख दूंगा, और जहां पर मेरे पास में y था उसको मैं x लिख दूंगा। दिस वुड बिकम द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू ln x। तो दो तरीके हमने सीखे बच्चों कि अब यहां पर मेरे पास में मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट लिखूंगा x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन आई विल रिप्लेस इट। या फिर हमने एक और मेथड यानी हमने समझा था, दैट वाज ये वाला टर्म था कि जो भी हमको दिया जाएगा f ऑफ g ऑफ x विल बी इक्वल टू x, एंड देन हम लोग जहां पर x था वहां पे g ऑफ x डालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे टू x, सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द इनवर्स। I am hoping students you all are understanding my style of teaching. For any doubts, any of your views, please feel free to comment below. Till then, study smart, study hard. Thank you so much students for studying. अब बाइनरी फंक्शंस या बाइनरी ऑपरेशंस की भी बात करें हम लोग। ऑपरेशंस क्या है सबसे पहले ये समझ जाते हैं बच्चों। राइट सिंस चाइल्डहुड हम लोग बचपन से ये सीखते आ रहे हैं कि वी आर गोइंग टू ऐड टू नंबर्स, जैसे 1 + 2 = 3। हम लोग एडिशन करते आए हैं, मल्टीप्लिकेशंस करते आए हैं, हम लोग सब्ट्रैक्शंस करते आए हैं, डिविजन्स हमने किया हुआ है। तो जब भी हम दो नंबर्स को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम ऑपरेशंस बोलते हैं बच्चों। एंड बाइनरी का मतलब होता है जब भी दो टर्म्स के अंदर हम लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया या डिवाइड कर लिया दो टर्म्स के बीच में, तो वो बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा। डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अंदर हम कुछ चीजें लिखेंगे बच्चों जो हमारे लिए समझने के लिए आसान होने वाला है। दो टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इन दो टर्म्स के अंदर वी आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ ऑपरेशंस हियर। ओके, लेट्स फर्स्ट राइट दिस डाउन। एक एक करके हम लोग समझते भी हैं और इनको लिखते भी हैं बच्चों। जैसे अगर मान लो हमारे पास में दो टर्म्स हैं, यानी मान लो एक टर्म a है, अब यहां पर मैंने स्टार लगा दिया। स्टार क्या होता है? स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑपरेटर, यानी मैं कौन सा वाला इसके अंदर ऑपरेशन का इस्तेमाल करने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी एन इंडिकेशन ऑफ द स्टार। जैसे अगर मान लो हमने डिफाइन कर लिया लेट a स्टार b इक्वल टू a प्लस b, तो हमने यहां पे क्या ऑपरेशन डिसाइड किया है कि हम ये दो टर्म्स के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो होगा क्या, जैसे अगर मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया 1 स्टार 1, ये होगा क्या 1 + 1 इज गोइंग टू बी 2। तो इसका मतलब क्या, यानी जो भी टर्म्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार उसको हमने अप्लाई कर दिया। ये तो हो गया एडिशन की बात। वी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर मल्टीप्लीकेशन। जैसे अगर मैंने a स्टार b इसको ऐसा डिफाइन किया a इंटू b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका अगर हमने एग्जाम्पल लिखा 3 स्टार 4 विल बी 3 इंटू 4, दैट्स गोइंग टू गिव मी 12। ये तो बड़ा इजी था। नाउ अगर मैंने कुछ ऐसे फंक्शंस डिफाइन किए, अब थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पे आएंगे। अगर मैं एन टू एन ये डिफाइन करता हूं, जैसे कि हमारे पास में यहां पर मेरा डोमेन को डोमेन पे आ जाते हैं, मेरे इनपुट्स आ जाते हैं, चेक करते हैं क्या। अगर मैंने ऐसा डिफाइन कर लिया कि फॉर एन टू एन, यानी हमारे पास में क्या होगा, A और B should belong to natural numbers, यानी मेरा जो A एलिमेंट रहेगा वो भी नेचुरल नंबर, B एलिमेंट रहेगा वो भी नेचुरल नंबर होने वाला है। तो एंड इफ आई डिफाइन A स्टार B एज A प्लस B, मेरे इनपुट्स नेचुरल नंबर्स थे। तो अगर मान लो मैंने कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया, जैसे 7 + 7, या हमको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। यानी मेरा इनपुट भी नेचुरल नंबर्स थे, आउटपुट भी नेचुरल नंबर आया। सिमिलरली अगर मैंने ऐसा डिफाइन किया a स्टार b विल बी इक्वल टू a इंटू b,
मल्टीप्लिकेशन टर्म हमने इस्तेमाल कर लिया, यानी 7 स्टार 7 कर लिया, ये क्या बन जाएगा 7 into 7 दैट्स गोइंग टू गिव मी 49। यहाँ पर इनपुट भी नेचुरल नंबर, आउटपुट भी नेचुरल नंबर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट दीज टू आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ n to n। Therefore addition and multiplication are binary operations for n to n। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर लिया बच्चों कि अब a स्टार b, अगर मैंने a माइनस b कर लिया, इसको मेरे इनपुट नेचुरल नंबर है, आउटपुट भी नेचुरल नंबर्स आने चाहिए, तो होगा क्या? अगर मान लो हमने ऐसा कर लिया 3 स्टार 4, ये क्या हो जाएगा 3 minus 4 which is going to give me -1 which is not a natural number। यहां पर गड़बड़ हो गई बच्चों। तो सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी अ बाइनरी फंक्शन, विल नॉट बी अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर a to b, यानी a to b या फिर n to n के लिए सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी अ बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली अगर मान लो हमने ऐसा डिफाइन कर लिया a स्टार b, a अपॉन b कर लिया, नाउ आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब यहाँ पर मैं मेरे इनपुट जो है वो नेचुरल नंबर्स है, आउटपुट भी नेचुरल नंबर आना चाहिए था। अगर मैंने एग्जाम्पल की तौर पे ऐसा लिखा 3 स्टार 4, 3 अपॉन 4, डेफिनेटली नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं आता बच्चों। Therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन are not binary functions या binary operations for n to n। We will not be able to define this because यहाँ पर ये नेचुरल नंबर नहीं बनता, ये भी नेचुरल नंबर नहीं बनता। लेकिन अगर मान लो मैंने R to R कर लिया, मैंने R to R कर लिया, जैसे अगर मान लो ये तो हमारे पास में 4th एग्जाम्पल चेक करते हैं अभी, कि अगर फॉर रियल नंबर टू रियल नंबर, अब रियल नंबर में कुछ भी एलिमेंट्स आ सकते हैं बच्चों, तो एडिशन, इफ आई ऐड टू नंबर्स, if I add two real numbers I will get a real number, if I subtract two real numbers I will get a plus or a minus real number। मैं मल्टीप्लाई कर लूँ दोनों को तब भी रियल नंबर आएगा। डिवीजन के अंदर I will only be have to be very careful, डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं आना चाहिए। अगर वो एलिमेंट हमने ध्यान रखा where denominator cannot be zero, तो वो रियल नंबर कहलाएगा। तो सारे के सारे यहां पर क्या आ जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अभी यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे जीरो नॉट बीइंग इन डिनोमिनेटर। अगर ये कंडीशन हो जाती है अपनी नेटर NATOR, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या हो जाएगा, नॉट बीइंग इन डिनोमिनेटर आर बाइनरी फंक्शंस ऑफ R to R। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि भाई यहां पर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमारा इनपुट भी रियल नंबर था, आउटपुट भी रियल नंबर आया। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे चीज जो हमने यहाँ पर A स्टार B, स्टार का मतलब ऑपरेटर होता है, हमने यहाँ पर इनपुट आउटपुट को चेक किया तो कौन से वाले एलिमेंट्स विल बी सेटिस्फाइंग द इनपुट एज वेल एज द आउटपुट। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, यहाँ पर एडिशन भी इनपुट आउटपुट, द एडिशन ऑफ टू natural numbers will give me a natural number, the multiplication of two natural numbers will give me a natural number। तो ये दोनों बाइनरी फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल भी चेक किया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ये नहीं पॉसिबल होगा, सारे एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हमारा इनपुट भी नेचुरल है और आउटपुट भी नेचुरल है। सेम इज द केस विद
डिवीजन ऑल्सो। लेकिन रियल नंबर के लिए अगर सिर्फ इस चीज का ध्यान रखा, डिनोमिनेटर नॉट बीइंग जीरो, एडिशन बोल लो, सब्ट्रैक्शन बोल लो, मल्टीप्लिकेशन बोल लो, डिवीजन बोल लो, सब रियल नंबर्स आने वाले हैं। द इनपुट विल ऑल्सो बी रियल, आउटपुट विल ऑल्सो बी रियल। दोनों के केस में इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई, ये बाइनरी फंक्शन होगा फॉर आर टू आर। गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। अगर मेरे पास में स्टार, ये कम्यूटेटिव कब होगा? कम्यूटेटिव कब होगा? स्टार बीइंग कम्यूटेटिव, हमको ये चेक करने बोला जाएगा कि चेक करो whether दिस फंक्शन यानी दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और नो। एक फॉर्मूला हमको बस याद रखना है, यहां पर क्या होगा? whenever a star b will be equal to b star a, जब भी a star b will be equal to b star a, the operation will be a commutative operation, will be a commutative operation। इसके एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। जैसे अगर मान लो हमने यही चेक किया R to R, मेरा इनपुट भी रियल है, आउटपुट भी रियल है। अगर मैंने A क्रॉस B डिफाइन किया एज A प्लस B, अब तो ये अपने को पता है बच्चों कि मेरे पास में मैं कोई भी नंबर को ऐड करूं, कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी मेरे पास में रियल आने वाला है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे चेक किया कि 3 स्टार 4, ये क्या होने वाला है? 3 plus 4 is going to give me 7 and 4 star 3, 4 plus 3, ये भी 7 होने वाला है मेरे पास में। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर एडिशन की बात करें, A स्टार B, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो A स्टार B स्टार A, दोनों 7 आ गए तो एडिशन विल डेफिनेटली बी अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। देयरफॉर addition for R to R is commutative। अब चेक करते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। जैसे अगर मान लो A स्टार B हमने बनाया एज A माइनस B, अब जरूरी नहीं कि A माइनस B भी कम्यूटेटिव बनेगा। वी नीड टू गेट अ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एज सेम। चेक करते हैं बच्चों। अगर मान लो हमने कुछ ऐसे फंक्शन ले लिए, ऐसे एलिमेंट्स ले लिए कि 1 माइनस 2, ऐसा कर लिया मैंने, 1 माइनस 2 इज -1। अब इसको अगर मैं उल्टा कर लूं, B स्टार A 2 माइनस 1 इज गोइंग टू गिव मी 1, दोनों सेम नहीं आए। देयरफॉर subtraction for R to R is not commutative। ये कम्यूटेटिव नहीं बनेगा बच्चों। कम्यूटेटिव क्या लिख दिया मैंने? TATIVE इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें। जैसे अगर मैंने A स्टार B विल बी इक्वल टू A इंटू B, अगर हमने ऐसा चेक कर लिया तो क्या हो जाएगा? अगर A स्टार B, अगर मैंने कोई एलिमेंट ले लिया ऐसा, मान लो 1 इंटू -4 इज -4, इसको उल्टा कर देते हैं, B स्टार A -4 इंटू 1 is again -4। Therefore multiplication is commutative। Multiplication is also commutative। अब अगर मान लो स्टार हमारा एसोसिएटिव है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं बच्चों। एसोसिएटिव के लिए क्या होगा? एक फंक्शन होगा whenever A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C will be equal to A स्टार B ब्रैकेट में आ जाएगा एंड देन स्टार C। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, the operation is said to be associative। ये एसोसिएटिव बन जाएगा। ओके, अब चेक करते हैं फॉर एडिशन ये एसोसिएटिव बनेगा नहीं बनेगा, चेक करते हैं बच्चों।
नाउ ए स्टार बी स्टार सी, ये बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मान लो हमने ऐसा कर लिया 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर मैं चेक करूँ ऐसा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1 यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, 2 प्लस 3 इज़ 5, 5 प्लस 1 इज़ 6। एंड अगर मैंने ऐसा भी कर लिया ए और यहाँ पर बी रख लिया ब्रैकेट के अंदर स्टार सी, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे भी कर लिया हमने। 1 प्लस 2 इज़ 3, 3 प्लस 3 इज़ 6 अगेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एडिशन इज डेफिनेटली एसोसिएटिव फॉर अगर मान लो हमारे रियल नंबर्स रहेंगे, यहाँ पर हमने R to R कर लिया तो ओके। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये अप्लाई हो जाएगा। फॉर मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने ऐसा डिफाइन कर लिया ए बी सी, ऐसा डिफाइन कर लिया, जैसे अगर मान लो 1 है, यहाँ पर 2 रख लिया, यहाँ पे 3 रख लिया, ऑब्वियसली दिस इज अगेन गोइंग टू गिव मी 6 एंड ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर भी 6 मिलने वाला है मुझे, देयरफॉर ये भी एसोसिएटिव होगा। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। तो इट इज़ वेरी इजी बच्चों, हमने बस ये फॉर्मूला को अप्लाई किया है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर बी और सी के लिए ब्रैकेट था, यहाँ पर ए और बी के लिए ब्रैकेट है। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, एसोसिएटिव हो जाएगा हमारे लिए। गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द लास्ट 2 कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आई राइट हियर आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। ये 2 लास्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं इन दिस चैप्टर एंड वी ऑलमोस्ट देन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। एंड एक टेबल भी है, ऑपरेशंस टेबल, उसके बारे में भी समझेंगे जब सम आएगा। ओके, सबसे पहली बात तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। जब भी मेरे पास में कोई एक ऑपरेशन ऐसा रहेगा कि ए स्टार ई विल गिव मी ए ओनली, यानी अगर मैंने कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे लगाया, कोई भी एक एलिमेंट यानी उसको उससे मिलवाया, ये जो टर्म होता है मेरे को ए वापस मिलना चाहिए इन माय राइट हैंड साइड, ए स्टार ई शुड गिव मी ए अगेन। तो ये ई जो होता है इसको हम बुलाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं फॉर एडिशन, अब मैं ए के साथ में क्या ऐड करूंगा जिसका आंसर मुझे ए मिल जाएगा, तो द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा, तो a प्लस 0 इज गोइंग टू गिव मी a ओनली, तो 0 हियर बिकम्स माय आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा 0 बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, फॉर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय सम टर्म शुड गिव मी a ओनली, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैं 1 रख दूंगा, a इंटू 1 इज गोइंग टू गिव मी a। यहाँ पर ये जो 1 होता है इसको हम बुलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज एडिटिव, ADDITIVE, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने ये a इंटू 1 रखा विच इज a प्लस 0 इज गोइंग टू गिव मी a ओनली। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, a मैं कोई ना कोई यहाँ पर ऑपरेशंस लगाऊंगा, कोई a स्टार e शुड गिव मी a ओनली, तो वो e बन जाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे ही फॉर इनवर्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, अगर मैंने a स्टार b रखा और मुझे मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, a स्टार b इज गोइंग टू गिव मी आइडेंटिटी, ये b जो होता है b हम इसको बुलाएंगे एज द इनवर्स एलिमेंट, b विल बिकम आवर इनवर्स एलिमेंट। ये तो हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट था। जैसे अगर मैं यही से एग्जाम्पल लूँ,
फॉर एडिशन मेरे पास में a प्लस सम नंबर शुड गिव मी 0. a प्लस सम नंबर या सम एलिमेंट शुड गिव मी 0. 0 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट था यहाँ पर, ये बन गया मेरे पास में माइनस ए. तो यहाँ पर ये माइनस ए क्या कहलाएगा? माइनस ए हम उसको बुलाएंगे एडिटिव इनवर्स. इसको एडिटिव इनवर्स बुलाया जाएगा. मल्टीप्लिकेशन की बात करें, फॉर मल्टीप्लिकेशन अब मैं a के साथ में मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा आंसर क्या आना चाहिए? माय आंसर शुड बी 1. तो मैंने क्या रखा यहाँ पर? 1/a रख दिया. तो ये 1/a विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो कॉन्सेप्ट बड़े आसान है बच्चों. a स्टार e शुड गिव मी a या a स्टार b शुड गिव मी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट. आज हमने 4 नए टॉपिक्स समझे बच्चों. लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल दीज 4 टॉपिक्स. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमने समझी थी वो था एसोसिएटिव वाला, विच वाज a स्टार b स्टार c विल बी इक्वल टू a स्टार b स्टार c. सिर्फ ब्रैकेट्स को हमने रिप्लेस कर दिया. इसके पहले हमने समझा था कम्यूटेटिव वाला, a स्टार b शुड बी इक्वल टू b स्टार a, वो कम्यूटेटिव बन जाएगा. देन एसोसिएटिव की भी बात की हमने, एंड देन 2 और कॉन्सेप्ट्स हमने समझे विच वाज आइडेंटिटी एज वेल एज इनवर्स. ओके, उसके लिए भी डेफिनेशंस थे. a स्टार e इज इक्वल टू a स्टार b इज इक्वल टू e. ये दोनों के डेफिनेशंस बन गए थे बच्चों. फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड मेल मी ऑल योर डाउट्स एज वेल. टिल देन, study smart, study hard. Thank you so much, students, for studying.